नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। आपका स्वागत है के न्यूज के खास प्रोग्राम जनहित। तो हम जनहित में बात कर रहे थे साइबर ठग का मायाजाल की। तो सावधान, साइबर ठग का मायाजाल। डिजिटल युग में साइबर अपराध लोगों के साथ ही पॉलिसी मेकर्स के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। देश के हर राज्य में साइबर अपराधी आम से लेकर खास लोगों तक को अपना शिकार बना रहे हैं। सरकारी और आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 2022 और 23 में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा साइबर क्राइम हुए। इस दौरान यूपी में 2 लाख लोगों के साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। साइबर ठगों ने इस दौरान यूपी में 721.1 करोड़ रुपए की ठगी की है। सातिर साइबर ठग पहले अनजान नंबर से भेजे एसएमएस, व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए मिले लिंक पर क्लिक करके ठगी का शिकार बना रहे थे। लेकिन जैसे जैसे डिजिटल की दुनिया में क्रांति आ रही है, ठगी के तरीके भी बदलने लगे हैं। लगातार ठगी के तरीके बदलते जा रहे हैं। साइबर ठगी अब डिजिटल अरेस्टिंग तक पहुंच गई है। आपने डिजिटल अरेस्टिंग की घटनाओं को खूब सुना होगा। अभी हाल ही में लखनऊ के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर को 8 घंटे डिजिटल अरेस्ट कर उससे भारी भरकम धन का उगाही का मामला भी सामने आया था। लेकिन अब इस डिजिटल अरेस्टिंग की दुनिया में डिजिटल तांत्रिक की भी आमद हो गई है, जो वाकई में हैरान करने वाली बात है। चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे। सावधान, साइबर ठग का मायाजाल। डिजिटल अरेस्ट के मामले इन दिनों तेजी से बढ़ रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट के जरिए साइबर ठग आसानी से लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। साइबर फ्रॉड के आए दिन नए नए केस सामने आ रहे हैं, जहां बहुत से लोगों की जिंदगी भर की कमाई लूटी जा रही है। डिजिटल अरेस्ट कर लोगों की जिंदगी तबाह की जा रही है। डिजिटल अरेस्ट के शिकार लोगों की दास्तां आपको सुनाएं, लेकिन उसके पहले ये जानना जरूरी है कि डिजिटल अरेस्ट होता क्या है, लोगों को कैसे इसका शिकार बनाया जा रहा है। दरअसल डिजिटल अरेस्ट में किसी शख्स को ऑनलाइन माध्यम से डराया जाता है। फर्जी सरकारी एजेंसी के माध्यम से वो अरेस्ट हो जाता है। फिर उसे पेनल्टी या जुर्माना देने का डर दिखाया जाता है। डिजिटल अरेस्ट एक ऐसा शब्द है जो कानून में नहीं है, लेकिन अपराधियों के इस तरह के बढ़ते अपराध की वजह से इसका उद्भव हुआ। पिछले 3 महीनों में दिल्ली एनसीआर में 600 से अधिक मामले सामने आए, जिनमें 400 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है। डिजिटल अरेस्ट के संगठित गिरोह का अभी तक खुलासा नहीं हुआ, जिसकी वजह से डिजिटल अरेस्ट के मामले बढ़ते जा रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट में पढ़े लिखे लोग आसानी से इसके शिकार बनते जा रहे हैं। लखनऊ में हाल ही में लखनऊ के साउथ सिटी निवासी हेमंत राय शेयर ट्रेडिंग का काम करते हैं। उनके मुताबिक उनके फर्म में एक महिला कर्मचारी ने उनसे जरूरी जानकारी लेकर दूसरों को शेयर कर दिया, जिसकी वजह से कारोबार में उनको भारी नुकसान होने लगा। इस वजह को लेकर हेमंत अपने परिचित से ज्योतिषी सलाह के लिए गए। इंटरनेट पर तलाशने पर प्रिया बाबा नाम के बारे में जानकारी मिली, जिस पर चैटिंग होने के बाद डिजिटल तांत्रिक प्रिया बाबा ने काले जादू का डर दिखाकर शेयर कारोबारी से 65 लाख रुपए हड़प लिए। डिजिटल अरेस्ट एक नए तरह का साइबर क्राइम उभर के आया है और इसके अभी बहुत सारे व्यक्ति हैं जो पढ़े लिखे हैं, उनको भी इसका शिकार बनाया जा रहा है। इसमें मेरी अपील सबसे यही रहेगी कि जो भी हो, अपने अगर ऐसे कोई शिकायत होए या कोई भी ऐसा समस्या है तो तुरंत अपने लोकल साइबर सेल जो थाना होता है, प्रत्येक जनपद में एक साइबर थाना बना हुआ है, उस पर कंप्लेन करें। समय से कंप्लेन हो जाती है तो पैसा अमाउंट भी फ्रीज हो जाता है, पैसा रिकवर हो जाता है, कहीं जाता नहीं है। उसके अलावा जो भी लोग अपने आप को कुछ भी बता के, दर्शा के ऐसा उन लोगों को डिजिटल अरेस्ट करते हैं, उसको एक बार अपने स्तर से वेरीफाई कराने का प्रयास जरूर करा करें कि जो भी आदमी उनसे जो भी चीज़ बोल रहा है वो वास्तविकता में सत्य है कि नहीं। क्या ये प्रावधान है डिजिटल अरेस्ट का? ऐसा कोई ये डिजिटल अरेस्ट कोई अरेस्ट नहीं है, ये एक
क्राइम का प्रोसीजर नया उभर के आया है। इस पर भी काम चल रहा है, अभी जैसा होगा। सर, चूँकि आप साइबर थाने के नोडल अफसर भी हैं, कई केसेस वहाँ रजिस्टर भी हुए हैं, तकनीकी आप किस तरीके से उसको रिकवर करते हैं जो भी डिजिटल अरेस्ट हो जाता है? इसमें हमारा बैंकों से बहुत ज़्यादा वो रहता है, कोऑर्डिनेशन रहता है। अलग अलग बैंक के नोडल ऑफिसर्स नियुक्त रहते हैं, उनसे हमारी समय समय पर मीटिंग्स होती है, बातचीत होती है। जब भी कोई ऐसा प्रकरण आता है तो साइबर थाने द्वारा तत्काल रूप से उनको सूचित कर दिया जाता है कि ऐसा प्रकरण आया जिसमें इस बैंक अकाउंट से ऐसे राशि ट्रांसफ़र करी जा रही है। उस पर बैंक द्वारा तुरंत एक्शन लिया जाता है। कई मामलों में अकाउंट को फ्रीज़ करा दिया जाता है, जिससे पैसे का मूवमेंट होता है वो नहीं हो पाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने भी कई सारे स्विफ्ट जो पेमेंट गेटवे के सिस्टम बना रखे हैं, स्विफ्ट वगैरह है, उसके तहत भी पैसे के मूवमेंट को रोका जा सकता है। बता दें, डिजिटल अरेस्ट में ठगी करने के 4-5 तरीके होते हैं। जैसे किसी कुरियर के नाम को लेकर इसमें गलत सामान आया है, कुरियर में ड्रग्स है, जिसकी वजह से आप फंस जाएंगे। आपके बैंक खाते से इस तरह के ट्रांजैक्शन हुए हैं जो फाइनेंशियल फ्रॉड रिलेटेड हैं। मनी लॉन्ड्रिंग, एनडीपीएस का भय दिखाकर अधिकतर उन लोगों को फंसाया जाता है जो पढ़े लिखे और कानून के जानकार होते हैं। ऐसे लोगों को डर दिखाकर उनसे डिजिटल माध्यम से फिरौती मांगी जाती है। अगर उनके खाते में पैसे नहीं हैं तो उनको लोन दिलवाया जाता है। कई बार उनके पास लोन लेने वाले ऐप नहीं होते, ऐसे में उन ऐप्स को डाउनलोड कराया जाता है। कई बार 2 से 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा जाता है। डिजिटल ठगी के मामले असल में कोई एक आध नहीं है। साइबर ठगों ने सीबीआई अधिकारी बनकर एसजीपीजीआई के डॉक्टर रुचिका टंडन को भी डिजिटल अरेस्ट कर 2.81 करोड़ रुपए ठग लिए। पीड़िता ने लखनऊ के साइबर क्राइम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़िता के मुताबिक उन्हें एक फोन आया जिसमें उन्हें बताया गया कि जेट एयरवेज के मालिक नरेश गोयल ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनका नाम आया है। साथ ही महिला और बच्चों की तस्करी के मामले में भी उनकी संलिप्तता बताते हुए गिरफ्तारी की बात कही। ठगों ने कार्रवाई से बचाने के बदले में 5 खातों में 2.81 करोड़ रुपए ट्रांसफर करा लिए। मुझे मॉर्निंग में फोन आया कि आपका जो फोन है उसको हम ट्राई से बोल रहे हैं और जो आपका फोन है उसको बंद किया जाएगा, क्योंकि हमें इंस्ट्रक्शंस दिए हैं पुलिस ने कि फोन को बंद कर दिया जाए, क्योंकि उस पर मुंबई में साइबर क्राइम में ये बहुत सारी कंप्लेंट्स आपके नंबर के अगेंस्ट रजिस्टर्ड हैं कि लोगों को हैरेसिंग मैसेजेस आ रहे हैं इस नंबर से, और आपके और भी जो नंबर्स हैं वो सारे जितने भी हम ट्रेस करके सारे ब्लॉक कर देंगे। तो जब मैंने पूछा कि ये कैसे, ऐसा तो हो नहीं सकता, इनफैक्ट मेरे पास कुछ कॉल्स आ रहे थे बहुत इस टाइप के कुछ समय से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो केस कि शायद किसी ने आपको फंसाया होगा, तो इस तरीके के कॉल्स तो लेकिन आए ही हैं, और फिर आप हमारे एक आईपीएस ऑफिसर हैं, इनसे बात कर लीजिए। तो उन्होंने एक किसी और को कॉल ट्रांसफर की, और फिर वो सो कॉल्ड जो आईपीएस ऑफिसर थे उन्होंने बात की कि खाली ये फोन का बात नहीं है, इसके एक आपका कोई अकाउंट भी है जो कि लिंक्ड है इलीगल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग हुई है 7 करोड़ की। तो एक और केस है और हमें ऑर्डर्स मिले हैं कि आपको अरेस्ट किया जाए इमीडिएटली, और अगर जब ये नहीं आप वहाँ आ नहीं सकते अगर, तो फिर हम डिजिटल कस्टडी में लेते हैं। मामले में पुलिस ठगी की जांच करने की बात कह रही है, लेकिन साइबर ठग इतने शातिर हैं कि पुलिस के हाथ भी नहीं आ रहे। दिनांक 10 अगस्त 2024 को साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में डॉक्टर रुचिका टंडन, जो पीजीआई में डॉक्टर हैं, उनके द्वारा एक लिखित तहरीर दी गई कि दिनांक 1 अगस्त से दिनांक 8 अगस्त तक साइबर फ्रॉडस्टर्स द्वारा उन्हें डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया, और इसी क्रम में उनके द्वारा 2 करोड़ 81 लाख रुपए डॉक्टर साहब के अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लिए गए। इस सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना साइबर क्राइम लखनऊ में सुसंगत धाराओं में एक अभियोग पंजीकृत किया गया और विवेचनात्मक कार्रवाई शुरू करी गई। इस कार्रवाई के क्रम में कुल अभी तक 27,88,000 रुपए फ्रीज करा लिया गया है। बाकी बैंक रिपोर्ट्स आने पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। साइबर ठगों पर कार्रवाई करने की बात करने वाली पुलिस खुद इसका शिकार बन रही है। गुरुग्राम में पंजाब के रिटायर्ड डीजीपी जेल 80 वर्षीय अनिल प्रकाश भटनागर खुद इसके शिकार बने। 5 सितंबर की सुबह रिटायर्ड डीजीपी भटनागर के पास एक कॉल आई। कॉल करने वाले ने अपनी पहचान कस्टम विभाग के अधिकारी सुमेध मिश्रा के रूप में बताई। ठग ने कहा कि आपने पिछले साल दिल्ली से मलेशिया के वांगझोंग क्षेत्र में एक पार्सल भेजा था।
इस पार्सल में 16 नकली पासपोर्ट, 58 एटीएम कार्ड और 140 ग्राम नशीला पदार्थ मिला है। कॉल करने वाले ने उन्हें एक नंबर देकर दिल्ली के वसंत कुंज पुलिस स्टेशन में कॉल करने के लिए कहा। जब डीजीपी ने उस नंबर पे कॉल किया तो उन्हें बताया गया कि उन पर मादक पदार्थ और मानव तस्करी मामले की जांच चल रही है। उन्हें 2 घंटे डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। झमेले से बचने के लिए उनसे 2.5 लाख रुपए उनके खाते में जमा करवाने की बात कही गई। उत्तराखंड के रहने वाले रुड़के के वकील भी ऐसी ही ठगी का शिकार बने। डिजिटल अरेस्ट होकर 2.25 लाख रुपए अकाउंट में ट्रांसफर कर बैठे। सर, मैं भगवानपुर कचहरी से अपना काम निपटा के रुड़की आ रहा था। जब मैं यहाँ पेट्रोल पंप के पास पहुँचा तो मुझे फ़ोन आया एक अननोन नंबर से पहले कि आप जना साइबर, आप जना मोहम्मद सलीम बोल रहे हैं। मैंने कहा जी बोल रहा हूँ। ये साइबर क्राइम यूनिट जो है डिपार्टमेंट हैदराबाद, वहाँ से हम कॉल कर रहे हैं आपको, और आपके खिलाफ FIR नंबर RC 6722/0324/NIA/HOID हैदराबाद ये है। इसमें आपके खिलाफ कंप्लेंट है कि आप सेलिंग परचेजिंग कर रहे हैं। डार्क वेब पे आपका नंबर, आपका आधार कार्ड गया हुआ है। उसके केस पे आप जो है ना, किसी ने आपके नाम पे ये खरीदी है चाइल्ड पोर्नोग्राफी, प्लस कुछ इन्होंने ड्रग का नाम बताया है HAMDNA। मेरे को इसका मालूम नहीं है कि क्या चीज़ होती है कि 200 ग्राम ये आपके नाम पे खरीदी गई है, और आपके इसी से अकाउंट से आपके नाम पे आतंकवादियों के लिए हथियार खरीदे गए हैं, और जना बहुत सारे ना इलीगल एक्टिविटी की, इसमें जना आपके ना मनी लॉन्ड्रिंग का 20 करोड़ रुपया भी है, और आपके नाम से एक जना SBI हैदराबाद में अकाउंट खोला गया है आपका वो करके। मैंने कहा भाई मैं तो इस चीज़ में तो हैदराबाद कभी गई नहीं। तो डिजिटल अरेस्ट के कई और मामले भी हैं, लेकिन सवाल है कि आधुनिक समाज में नए तरीके से ठगी का शिकार पढ़े लिखे लोग हो रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट करके लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। आखिर इस ठगी से बचे तो कैसे बचे? विनीत शर्मा, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो साइबर ठगी से जुड़ी अहम रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। जिस तरीके से जैसे जैसे तकनीकी का विकास हो रहा है, लोग तकनीकी पर निर्भर होते जा रहे हैं। हमारी निजता पर ये तकनीकी जो है वो सेंध मारी कर रहे हैं, और वैसे वैसे हम असुरक्षित होते जा रहे हैं। और उसका जीता जागता उदाहरण है ये साइबर ठगी। हमारे पास एक विशेषज्ञ का पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उनके पास से चलेंगे और इस विषय पर चर्चा करेंगे। भरत सेठी हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश कुमार जी हमारे साथ मनोचिकित्सक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयप्रकाश जी पूर्व IPS हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं आप। अश्विनी राणा जी आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है, साइबर एक्सपर्ट हैं आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। भरत सेठी सबसे पहले आपके पास आएंगे। लखनऊ में अभी कुछ समय पहले एक डॉक्टर के साथ, डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट कर उसके साथ ठगी की गई। बड़ी रकम उसके साथ उस डॉक्टर से ठगी की गई। एक बार फिर से हेमंत राय जो शेयर ट्रेडिंग का बिजनेस करते हैं, इनके साथ बड़ी ठगी की घटना सामने आई है। पहले आपसे जानना चाहेंगे इन घटनाओं के बारे में। डिजिटल जमाना होता जा रहा है, वैसे वैसे जो साइबर क्राइम कर रहे हैं उनका भी जो लोगों को ठगी करने का जो तरीका है वो बदलता जा रहा है। पहले मोबाइल पर लिंक कर उनके बैंक अकाउंट खाली करते थे, लेकिन अब डरा धमका कर लोगों को ठग रहे हैं, जिससे भी साइबर फ्रॉड जो है। सबसे पहले अगर बात करें, रिसेंटली जो मामला आया था वो लखनऊ के PGI में एक डॉक्टर थी, उनके ऊपर आया था। उनको अरेस्ट किया गया, हाउस अरेस्ट किया गया। उनको डरा धमका कर उनसे लगभग 2 करोड़ से ज्यादा की जो राशि है वो कई अकाउंट में ट्रांसफर करवा गई। उसके बाद एक और डॉक्टर को शिकार बनाया गया, वो लोहिया के डॉक्टर थे, उनके पास लगभग 2 लाख से ज्यादा की उनके साथ फ्रॉड हुआ। जो तीसरा मामला जो आया है, जो रिसेंटली में जिसकी FIR दर्ज हुई है, वो मामला है एक व्यापारी है, शेयर ट्रेडर्स का काम करते हैं, उनका नाम है हेमंत राय। उन्होंने बताया कि 2023 से उनको जो बिजनेस में उनका जो प्रॉफिट नहीं हो रहा था, नुकसान हो रहा था लगातार। उनकी एक महिला कर्मचारी थी जो उनके साथ जॉब करती थी उनके फर्म में, वो छोड़कर चली गई। उसके बाद लगातार उनका जो बिजनेस है वो डाउन होता गया। इसके बाद उन्होंने कई लोगों से संपर्क किया, किसी ने उनको बताया कि एक काम करें, आप ज्योतिषी से संपर्क करें, वो आपको हो सकता है समाधान कुछ बताएं। उन्होंने बाकायदा इंटरनेट पे गए, उन्होंने एक नंबर डाला पूरा उन्होंने कि हमको ज्योतिषी के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। एक प्रिय बाबा
जो एक्सट्रॉलजर है उनका नंबर निकल के आया, उनको उन्होंने कॉन्टेक्ट किया, उनको उन्होंने सारी चीजें बताई। ये जो मैं आपको पूरा वाक्य बता रहा हूँ, डिजिटल अरेस्ट करने से पहले का है कि किस तरीके से ये मामला की शुरुआत हुई। उसके बाद उन्होंने अपनी दिक्कतें बताई। तो जो बाबा थे एक्सट्रॉलजर, तो उन्होंने कहा कि हमको 11,000 रुपये आपको देना पड़ेगा, तो तमाम जो समाधान है आपका उसको निकाला जाएगा। उन्होंने 11,000 रुपये दिए। फिर उनको डराया गया कि नहीं नहीं, आपके परिवार के ऊपर भी काला जादू हो रखा है, इसके लिए शमशान घाट पर जाकर हमको पूरी पूजा पाठ करना होगा। उसके लिए उन्होंने रकम मांगी। फिर धीमे धीमे करके 20 लाख, 18 लाख, फिर 18, 19 लाख करके 65 लाख रुपए उनके ठगी का शिकार हो गए। जब बाबा की डिमांड और बढ़ गई तो उनको लगा कि कहीं ना कहीं मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है, तो उसकी कंप्लेन उन्होंने हजरतगंज थाने में लिखवाई। सबसे बड़ी बात यह है कि हाउस अरेस्ट नाम का जो है वो पुलिस हाउस अरेस्ट करती थी, लेकिन डिजिटल अरेस्ट ये कोई शब्द का जो कह सकते हैं कि डिजिटल तरीके से ठगी जब से शुरू हुई तब से इस शब्द का उपकार हुआ। फिलहाल डिजिटल अरेस्ट के बाद लोगों को डराया जाता है, कोई IAS IPS बनकर लोगों को डराता है, कोई बैंक, कोई स्ट्राइक, तमाम अधिकारी बनकर लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इन सबका जो शिकार हो रहे हैं वो पढ़े लिखे लोग हो रहे हैं, IPS जैसे लोग हो रहे हैं, डॉक्टर जैसे लोग हो रहे हैं, जो पहले अकाउंट से ही सारा ट्रांजेक्शन करते हैं, तमाम उनका एक डेटा कलेक्ट किया जाता है। तो साइबर जो ठग है वो सबसे पहले एक महंगा डेटा खरीदते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े जो प्रोफाइल्स हैं, उनका डेटा खरीद कर उन पर कॉल्स करते हैं, उसके बाद उनको निशाना बनाते हैं। लगातार बदलता जमाना और बदलते लूट के तरीके, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए बेहद खतरनाक होते जा रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से भरत, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अश्विनी राणा जी हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, सचिन जी भी जुड़े हुए हैं, गणेश कुमार जी मनोचिकित्सक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास आएंगे। उससे पहले एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सावधान साइबर ठग का मायाजाल में। हमारे साथ विशेषज्ञों का पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अश्विनी राणा जी के पास हम आना चाहेंगे। अश्विनी राणा जी, जिस तरीके से साइबर ठगी का ये मकड़जाल दिन व दिन बढ़ता जा रहा है, डिजिटल अरेस्ट एक नया शब्द पिछले कुछ साल से सामने आया है, जिससे लोगों को इसके माध्यम से बड़ी ठगी लोगों से की जा रही है। आखिर डिजिटल अरेस्ट क्या है? साधारण भाषा में, हालांकि ये कोई कानूनी शब्द नहीं है, लेकिन इस डिजिटल अरेस्ट में कैसे लोग इसके मकड़ जाल में फंस जाते हैं? देखिए, डिजिटल अरेस्ट कोई फिजिकली अरेस्ट नहीं है, लेकिन इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं जो ठग हैं जी। वो उन लोगों को टारगेट करते हैं जिनका कोई ना कोई वीकनेस वो पकड़ के और उनसे पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। वो कहाँ से उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं कि उनके पास अच्छा पैसा है, रिटायर्ड है, इस तरह के लोगों को, या जिनका कुछ सोशल मीडिया से जानकारी मिलती है कि जिनके कोई बच्चे हैं वो बाहर पढ़ रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, तो ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं ताकि उनको जो है वो इमोशनली ब्लैकमेल करें। तो अब ये हमारी कमी है कि भाई हम जो है अवेयरनेस होने के बाद भी, आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि एक तो पढ़े लिखे लोग ज्यादा इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि उन्हीं से कुछ ले सकते हैं। अनपढ़ अगर कोई है या जिसके पास नहीं है पैसा, तो उनसे वो क्या करेंगे। तो इसलिए अननोन नंबर से हम ना तो फोन उठाएं, मतलब उसको कॉल को हम अवॉइड करें कि ना उठाएं, और इस प्रकार का कोई कॉल आ भी जाता है तो उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे तो हमें कुछ नहीं होगा। हमको वो इस तरह से डरा देते हैं। तो अगर किसी ने कुछ आपको बताया है कैसा भी, तो इस तरह से ना तो कोई पुलिस स्टेशन से फोन आता है, ना कभी पुलिस फोन करती है। पुलिस में अगर कोई इशू रहता है तो पुलिस वाले तो घर आके वेरिफिकेशन या कोई भी चीजें करते हैं। तो फोन पर कोई पुलिस या कोई इस तरह की एजेंसी जो है आपसे बात नहीं करती, और इसलिए वो किसी भी उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो ना करे। और अगर वो ये कहते हैं कि आपका कोई बच्चा है, वो बाहर है, उसके साथ ऐसा हो गया है, तो आप दूसरे नंबर से कम पहले वेरीफाई करें, उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ना करते जाए। तो थोड़ा सा भी अगर हम अवेयर रहेंगे तो अवेयरनेस मुझे लगता है इसमें ज्यादा है। और कुछ जो दूसरे ठगी के मामले हैं उसमें तो लालच में लोग फंस जाते हैं कि भाई किसी भी लालच में फंस गया, लेकिन यहाँ तो उसकी
इंस्ट्रक्शन पे हम काम करते हैं। तो ये बेसिकली एक आपको एक इमोशनल ब्लैकमेल करके वो आपको फंसाते हैं। तो थोड़ी सी भी अवेयरनेस, मतलब जल्दबाजी में कुछ मत करें। अभी 2 दिन पहले जैसे आप इतनी घटना बता रहे हैं, तो हमारे बैंक में भी एक व्यक्ति के साथ, वो बैंक से पैसा निकालने चला गया कि भाई मुझे उसको देना है, तो बैंक वालों ने कहा भाई तुम पैसा क्यों निकाल रहे हो। वो आदमी इतना डरा हुआ था, उसने बैंक वालों को भी नहीं बताया कि मैं पैसा क्यों निकाल रहा हूँ, एफडी क्यों तोड़ रहा हूँ। तो जैसे पुलिस के लोग भी कह रहे हैं, अगर कोई इस तरह की फोन आता भी है तो इमीडिएटली नियर बाई पुलिस स्टेशन है वहाँ जो है कंप्लेंट करें, 1930 पे करें, कहीं भी करें, ताकि जो है वो उनके उसमें आए। और जो नंबर उन्होंने जिस नंबर से किया उस नंबर को भी सेव करके, सेव मतलब उसको नोट करके उस नंबर को भी वहां पर बताया जाए, तो हम उन सब चीजों से मुझे लगता है बच सकते हैं। हाँ, निश्चित रूप से सुनील राणा जी आप हमारे साथ बने रहिए। सचिन गुप्ता जी हमारे पास जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं। सचिन जी, आप लगातार साइबर ठगी का जो ये मकड़ जाल बढ़ता जा रहा है, कैसी स्थितियां बन जाती हैं कि लोग साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं, पढ़े लिखे लोग इसका शिकार हो रहे हैं। मानव तस्करी भी इस साइबर ठगी का एक बड़ा अंग बनता जा रहा है। लोग साइबर ठगी करने के लिए मानव तस्करी भी कर रहे हैं। तो साइबर ठगी का ये जो मकड़ जाल चल रहा है, इस नेक्सस को कैसे तोड़ा जाए और लोग इतनी आसानी से कैसे इनके मकड़ जाल में फंस जा रहे हैं? देखिए, डिजिटल अरेस्ट की अगर बात की जाए, डिजिटल अरेस्ट में क्या है कि लोगों के पास पहले तो कॉल आता है, या उनके पास नॉर्मली कॉल आया कि आपके ट्राई से मैं बोल रहा हूँ, आपका नंबर बंद कर दिया जाएगा, आप कस्टमर केयर के लिए 1 दबाएं या आप 2 दबाएं। अब आदमी देखता है कॉल आ रही है तो उसने बंद नंबर प्रेस कर दिया गलती से, तो एक हैकर के पास या जो भी साइबर क्रिमिनल के मैसेज चला गया, ये हमारा टारगेट हो सकता है। अब वो लोग टारगेट के बारे में काफी इंफॉर्मेशन लेके रखते हैं। लाइक आजकल जो भी हम लोग कहीं भी सेल परचेज करते हैं कुछ भी, तो हर जगह हमारा नंबर लेते हैं। रेस्टोरेंट में अगर हम लोग खाना खाने जाएं, कोई भी चीज परचेज करें, तो कहीं ना कहीं डेटा हमारा जा रहा है। उसी डेटा को वो लोग कलेक्ट कर रहे हैं, फिर टारगेट बना के वो कॉल करते हैं कि लाइक इसके पास मनी है। मनी कहाँ पे पता चलती है? इन्वॉल्वमेंट अगर आप सोशल मीडिया देखिए, तो सोशल मीडिया से आप इजीली आइडिया लगा सकते हैं प्रोफाइल के थ्रू कि पर्सन का पैसा है, कितना पैसा है, कैसा घर है, क्या है, कहाँ पे वो जॉब कर रहा है। तो फिर एक तरीके से पूरी प्रोफाइलिंग कर लेते हैं। फिर अगर उसका रिलेटेड है हॉस्पिटल, जैसे आपने मानव तस्करी की बात की, हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में अगर वो किसी को कॉल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके 2 होते हैं तरीके। एक, आज कल आप जाते हैं, कई सारे रैकेट चलते हैं, लाइक किडनी रैकेट है आपका, अगर एग्जाम्पल की बात करें, तो वो डॉक्टर को इजीली फंसा सकते हैं कि आपके यहाँ से ऐसे ऐसा किडनी का कोई चल रहा है, आपका इन्वॉल्वमेंट पाया गया है, यहाँ पे हैदराबाद या मुंबई में यहाँ पे जांच की गई, तो आपके हॉस्पिटल का उसमें इन्वॉल्वमेंट पाया गया है। अब कहीं ना कहीं अगर वहां से कुछ भी गलत हो रहा है, 1% का भी हुआ, या डॉक्टर की पूरी रेपुटेशन है कि हॉस्पिटल की रेपुटेशन है खराब हो जाएगी, हमारे हो जाएंगे सारी इंफॉर्मेशन, तो ये इस तरह से उसको फंसाया जाता है कि इमोशनली वो फंस जाता है। प्लस उसका कहीं ना कहीं जो बिजनेस है, उसका एम्पायर जो उसने खड़ा किया हुआ है, उसको कहीं ना कहीं काफी लॉस होगा, सोशल उसको लॉस होगा, कि बिजनेस में लॉस होगा, तो कहीं ना कहीं उनके जाल में फंसता चला जाता है। वो सारी चीजों पे ध्यान नहीं दे पाता है। मेनली है जब भी आपके पास कोई भी कॉल आती है, तो इसलिए आपको रिस्पॉन्स नहीं करना है। अगर आप रिस्पॉन्स कर भी देते हो, आपसे वो कहता है कि आपका बैंक इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे पाया गया, आपका नंबर इसमें लिंक पाया गया, तो सबसे पहले की चीज है कि आपका जो भी लोकल पुलिस स्टेशन है, आप वहां पे सिंपली कंप्लेन करिए कि ऐसा ऐसा मेरे पास एक कॉल आई थी, पीबीआई ऑफिसर से आई थी, या आपका कस्टम विभाग से आई थी, या यहाँ से आई थी। फिर वहां से अगर कुछ भी होगा तो वहां से आपको पता चलेगा, क्योंकि अभी तक इंडिया में ऐसा कभी या कहीं भी वर्ल्ड वाइड डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई कानून नहीं है कि डिजिटली कोई अरेस्ट करता हो। तो कहीं ना कहीं लोगों में इसकी कमी है। और होता क्या है, अगर जनरल हम देखें तो लोग साइबर अवेयरनेस के बारे में जानते हैं, लोग साइबर अवेयर हैं, लेकिन जब घटना खुद के साथ होती है तब वो लोग इन चीजों का इतना ध्यान नहीं दे पाते। जैसे ये केस है, सेकंड केस आजकल अब काफी ज्यादा होता है कि लोगों के पास वीडियो कॉल आती है, पोर्नोग्राफिक कॉल आती है, लोगों की वीडियो बन जाती है। बिल्कुल। और जब बन जाती है, लोगों के पास वीडियो आती है, तो लोग देखते हैं यार मेरी ये वीडियो है, अब वो मेरे फेसबुक में सारे परिचित लोगों के पास भेज देगा, तो मेरी काफी बदनामी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आदमी उसमें पैसा दे देता है और बताता भी नहीं है, पुलिस में भी नहीं जाता है, अपने घर पे भी नहीं बताता है, कि कहीं ना कहीं बदनामी और सोशल में जो समाज उसका वो डर है, इसकी वजह से।
तो कहीं ना कहीं लोगों को अवेयर होना चाहिए। कोई भी लिंक आता है, कोई भी ऐसी कॉल आती है, तो फर्स्टली आपको कहीं ना कहीं पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए और अपने परिवार में जो भी जानकार हो उसको कहीं ना कहीं डिस्कस करना चाहिए। निश्चित रूप से सचिन जी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ गणेश कुमार जी मनोचिकित्सक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गणेश जी, जिस तरीके से आपने सचिन जी को सुना, अश्विनी जी ने कहा कि डर दिखा के, भय दिखा के उनको डिजिटल अरेस्ट किया जाता है और उनसे इस तरीके से मोटी रकम ऐंठी जाती। कैसी वो मना स्थिति बन जाती है कि लोग न तो पुलिस से शिकायत कर पाते हैं, न अपनों से शिकायत कर पाते हैं और ऐसे साइबर ठगों के मकड़ जाल में उलझते चले जाते हैं और बड़ी ठगी का शिकार हो जाते हैं। देखिए, मनोस्थिति अगर हमें किसी विक्टिम की समझनी है जो जी। इस तरीके से साइबर अरेस्ट या ठगी का शिकार हुआ है, तो हमको समझना पड़ेगा कि जब हम देखते हैं कि एक चीता शिकार कर रहा होता है एक हिरन का, तो पहले उसे दौड़ा रहा होता है, जी थका देता है उसे, और थकाने के बाद जब उसकी गर्दन पर अटैक करता है तब वो हिरन चुपचाप अपनी जगह खड़ा रहता है, भागने की भी हिम्मत नहीं कर पाता। तो ये जो डिजिटल अरेस्ट का जो एक रैकेट है, ये बहुत ही ऑर्गेनाइज क्राइम है और बहुत ही वेल डिजाइंड है। ये इस पे बहुत होमवर्क किया जाता है। होमवर्क सबसे पहले तो इनकी जो टीम होती है वो विक्टिम को फाइंड आउट करती है। सचिन जी ने जैसे बताया कि वो टारगेट बनाते हैं, जिसको शायद आप लोगों की भाषा में अटैक वेक्टर कहते हैं जी शायद। तो अटैक वेक्टर डेवलप करते हैं, यानी कि वो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि किस पर्सन, कौन सा वल्नरेबल पर्सन है। इसमें बड़ा होमवर्क है। फिर वो एक प्लॉट तैयार करते हैं। अगर मेरे पास कॉल आए और वो बोले डॉक्टर गणेश शंकर बोल रहे हैं, हाँ मैं सीबीआई से बोल रहा हूँ, आप स्वरूप नगर कानपुर में रहते हैं, आप इस फील्ड के डॉक्टर हैं, आपका इस बैंक में अकाउंट खाता है, हाँ जी है, और आप ने ये ट्रांजैक्शन किया, कुछ भी डिटेल बताए और फिर कहे कि आपका ये अकाउंट जो है वो किसी इलीगल एक्टिविटी में मिला है, तो कहीं ना कहीं मैं कन्विंस होना स्टार्ट हो जाता हूँ। स्टार्टिंग के 5 मिनट्स में ही मेरा माइंड कन्विंस होना स्टार्ट हो जाता है एंड विद इन 20 मिनट्स पूरा माइंड हाईजैक कर लेते हैं। विक्टिम्स आपने देखा ही, हम सभी देख रहे हैं कि बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा नहीं कोई अनपढ़ आदमी है, एक से एक बड़े अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस के अधिकारी, एडवोकेट्स, सभी। तो ये 20 मिनट्स में हाईजैक कर लेते हैं। उसके बाद बड़ी प्लानिंग से एग्जीक्यूट करते हैं, आपको कंटिन्यूअस मेंटली एग्जॉस्ट कर देते हैं। उसके बाद चाहे आप कितने इंटेलिजेंट पर्सन क्यों ना हो, आपका लॉजिकल माइंड काम करना बंद कर देता है। एक चीज इसमें कॉमन है विक्टिम्स में, कभी मुझे लगता है सारे विक्टिम्स का डेटा एनालिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक चीज कॉमन है, किसी भी विक्टिम ने फोन काटा नहीं, काट के अपने फ्रेंड को फोन नहीं किया कि यार मेरे पास कॉल आई है इस तरीके की, क्या करूं। हो सकता है ऐसा जिन लोगों ने किया हो सकता है बड़े देसी स्टाइल में किसी पर्सन ने, एरिया के लड़के को कॉल आई तो उसने गालियां दी और फोन काट दिया, वो बच गया, हो सकता है बच गया। तो थिंग इज दिस कि हम लोग कॉल काटते नहीं है, वो कंटिन्यूअस एग्जॉस्ट कर देते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं कि आप कॉल काटेंगे नहीं। 7-7 8-8 दिन तक लोगों को इस तरीके से परेशान किया, तब हमारा लॉजिकल माइंड काम करना बंद करता है और फिर हम उनकी बातों में उलझ जाते हैं, फिर पैसा वगैरह ट्रांसफर करते हैं। तो लोग शायद एलोन है, अकेलेपन है, ऐसा भी कोई नहीं कि अपने परिवार को बोल सकें शर्म के मारे या कोई भी कारण। तो मेरे ख्याल से मनोस्थिति एक ब्रेन वॉशिंग की मनोस्थिति है, फोन काटना बहुत जरूरी है। भले ही फिर दोबारा फोन आए तो उठाएं, लेकिन तब तक कम से कम अपने फ्रेंड से बात तो कर लें। निश्चित रूप से गणेश शंकर जी आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ पूर्व आईपीएस जयप्रकाश जी जयप्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश जी आपके पास आएंगे। जयप्रकाश जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन पा रहे। जयप्रकाश जी, जिस तरीके से साइबर ठगी की हम बात कर रहे हैं, साइबर ठग आसानी से लोगों को शिकार बना रहे हैं और बड़ी घटनाओं को, बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आपको बता दें, पिछले अगर एक साल की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में 117 करोड़ रुपए की ठगी की गई है इस तरीके से साइबर ठगों की। यूपी में 400 करोड़ रुपए की ठगी पिछले एक साल में इन साइबर ठगों के द्वारा की गई है। अगर इस साइबर ठगी की बात की जाए, लोग इसका शिकार हो रहे हैं, न तो वो जब वो ठगी का शिकार हो जाते हैं फिर वो पुलिस का रुख करते हैं। अब पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस खुद इसका शिकार हो रही है।
आप जैसा कि आपने रिपोर्ट में देखा, पूर्व डीजीपी जो है पंजाब के, वो भी इसका शिकार हो गए। हाँ, आप जो चीजें आज देख रहे हैं साइबर क्राइम में, जैसा कि आपके सभी एक्सपर्ट ने बहुत सारी बातें बताई जी, इसके जब साइबर क्राइम को आप डिफाइन करेंगे तो देखिए इसके कुल 3 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज है कांटेक्ट करेंगे, फिर आपको डर दिखाएंगे, और तीसरी स्टेज है कि वो फिर उस आपसे पैसा वसूल करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि आपका कांटेक्ट उन्हें मिला कहाँ से। बहुत सारे आप जैसे परचेजिंग साइट्स है उनसे ले लिया, कुछ बैंक से ले लिया, तो इस जगह से आपकी इंफॉर्मेशन लेके आपसे संपर्क करते हैं जी। दूसरी स्टेज सीधे सीधी आपको लालच या डर दिखाना है। जो पहले साइबर क्राइम होते थे, जब आपको एसएमएस आता था तो उसमें कोई न कोई लॉटरी या किसी न किसी चीज को आपको लालच दिखाते थे। अब सीधे तौर पर आपको किसी क्राइम में इन्वॉल्व होने का आपको डर दिखाते हैं, और वीडियो कॉल पे आके सीधे वो आपसे संपर्क में आ जाते हैं, और फिर वो जो डर दिखाते हैं उस डर में आप फंस जाते हैं। डर के पीछे, जैसा कि अभी बहुत सारे लॉजिक आपके वक्ताओं ने दिया, कि आपका जो प्रोफेशन है उसमें कई बार आपको जब बताया जाता है कि इस तरह से आपसे गलतियां हुई होंगी, तो आप कल्पना करते हैं हो सकता है ऐसी कोई गलती हो गई हो, और उसके डर की वजह से आप उसके नेट में फंस जाते हैं। बेसिक बात उसके बाद फिर वो धन उगाही शुरू कर देते हैं कि आपको इतना पैसा लेकर हम छोड़ देंगे। तो ये बेसिक बात जो इसमें करनी है वो अवेयरनेस की बात जो हो रही थी, ये व्यक्ति को अवेयर होना चाहिए कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई प्रोसीजर कानून में है ही नहीं, और कोई भी एजेंसी पब्लिकली ये इस तरह का काम नहीं कर सकती। तो कोई पुलिस अफसर वीडियो कॉल पे आके आपसे कहता है कि इतना पैसा दे दीजिए तो हम आपको छोड़ देंगे, तो पहली बात उस व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि कोई पुलिस अफसर वीडियो कॉल पे आके इस तरह से कोई डिमांड नहीं कर सकता। तो ये पहला साइन है कि वो फ्रॉडस्टर ही है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो बेसिक तौर पर भी बात समझनी चाहिए। ये केवल साइकोलॉजिकल है, आदमी साइकोलॉजिकली इतना डर जाता है कि वो सही गलत का अनुमान नहीं लगा पाता। निश्चित तो रूप से सबसे जी जयप्रकाश जी, आपके पास आएंगे। सचिन गुप्ता जी के पास चलते हैं। सचिन गुप्ता जी, जिस तरीके से लोगों की निजता साइबर ठगों तक, ये निजता में सेंध ये साइबर ठग लगा रहे हैं, लोगों की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है उन तक ये साइबर ठग कैसे पहुंच रहे हैं, और लोगों को इससे बचने के लिए क्या प्रिकॉशन करना चाहिए, क्या एहतियात बरतना चाहिए? देखिए, लोगों की अगर बात करें, जो प्राइवेसी की बात है, जैसे अगर हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम जी या एक्स जो भी चलाते हैं, तो वहां पे अगर हम जो भी लोग ऐड कर रहे हैं, जैसे हमने अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड किया, तो अपने जान पहचान के लोगों को ही ऐड करना चाहिए। जो भी हम फोटोग्राफ पोस्ट कर रहे हैं, कि हम कहीं जा रहे हैं, लोग आजकल नॉर्मली कि हम कहीं भी जाते हैं तो लोग स्टेटस लगा लेते हैं, गोइंग टू दिल्ली, गोइंग टू देहरादून। तो आपको कहीं ना कहीं, अगर आप में अननोन लोग हैं, तो उनको कहीं ना कहीं जानकारी मिल रही है। मतलब आप अपनी कार की फोटो डालते हो, किस ट्रेन से जा रहे हो, किस होटल में रुक रहे हो, तो एक सामने वाला इजीली आपका आइडिया लगा पाता। तो पहली चीज तो आप अपने जान पहचान के लोगों को ऐड करो। प्लस जो पर्सनल फोटोग्राफ है वो वही पर्सनल लोगों को दिखे जो आपके पर्सनल हो, या बेटर है कि आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं जो उन्हीं लोगों को दिखेगी, या अपनी पर्सनल एल्बम बना सकते हैं जो खुद दोस्तों को ही शेयर करें। सेकेंड, जब भी आप शॉपिंग करने जाते हैं, वहां पे एक अपना, अगर आप 2 फोन इस्तेमाल करते हैं तो एक पब्लिक नंबर रखें। जैसे शॉपिंग करते हैं, आपको पॉइंट मिलते हैं, अगर मिठाई भी खरीदते हैं, आप कोई भी काम करते हैं, आजकल नंबर देना होता है, मोबाइल नंबर, तो वहां पे आप पब्लिक नंबर दीजिए। जो भी नंबर आपका बैंक में लिंक हो या पर्सनल काम के लिए, लाइक आधार कार्ड है, पैन नंबर है या पासपोर्ट है, तो वहां पे अपने प्राइवेट नंबर रखें जो पब्लिकली आपके सगे संबंधी बहुत क्लोज को पता हो, जो पब्लिकली अवेलेबल ना हो। और कोशिश करें कि अपनी जानकारी ज्यादा कहीं भी, जैसे जाते हैं, मास्क, जैसे आधार कार्ड मांगा जाता है, होटल आप कहीं भी रुकते हैं तो आजकल आईडी प्रूफ मांगा था, बहुत लोग आधार कार्ड देते हैं। आधार कार्ड केवल होटल्स में दिया जाता है, तो केवल आपकी आइडेंटिटी के लिए, केवल एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए दिया जाता है। तो आप मास्क आधार कार्ड का इस्तेमाल करें जिसमें आपके डिजिट हाइड होते हैं। तो अपनी जानकारी को ऐसे से आप अगर सुरक्षित रखेंगे तो आपके संग आपकी गोपनीय जानकारी लीक कम होगी, तो लोग, साइबर क्रिमिनल आपको कम टारगेट करते हैं। निश्चित रूप से सचिन जी, अश्विनी राणा जी के पास आएंगे। अश्विनी जी, जिस तरीके से हम बात करते हैं पढ़े लिखे लोगों की, तमाम आम आदमी है जो इन साइबर की दुनिया से अनजान है
सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई को बैंक में रखता है, रोजी रोटी अपनी चलाता है, बच्चों की पढ़ाई के लिए बैंक में पैसे रखता है, उनकी शादी के लिए बैंक में पैसे रखता है, लेकिन ऐसे साइबर ठगों के चक्कर में पड़कर उसकी पूरी जिंदगी भर की जो कमाई है वो एक झटके में साफ हो जाती है। उसको पता ही नहीं चलता कि उसके साथ आखिर हुआ क्या। तो ऐसे जब इतने समझदार पढ़े लिखे लोग ऐसे साइबर ठगों से बच नहीं पा रहे हैं, तो साधारण लोगों को आखिर क्या करना चाहिए कि ऐसे इस मकर जाल से वो दूर रह सके? नहीं, सबसे बड़ी बात जैसे जयप्रकाश जी ने बताया कि आपको डरना नहीं है, और हमारे जो डॉक्टर हैं मनोवैज्ञानिक उन्होंने बताया कि भाई हम उनके किसी भी झांसे में नहीं आए। अगर कोई हमें ऐसा कहता भी है कि हमें ब्लैकमेल कर रहा है, हमें डरा रहा है, तो हमें डरना नहीं है, क्योंकि जब हमने कोई अपराध किया ही नहीं है, अगर किया भी होगा मान लो किसी ने, तो अगर ठीक है पुलिस वाला कोई अगर बन के बोल रहा है तो आप आइए मेरे घर पे, आइए मेरे को बताइए क्या करना। तो फोन पे हम उसके जो जैसे सचिन जी बता रहे थे कि उनके ट्रैप में ना फंसे, जो वो कहते हैं उसको कहते ना जाएं। और इतनी अवेयरनेस अभी आप जैसे चैनल के माध्यम से भी फैला रहे हैं, आरबीआई भी फैला रहा है, कोई फोन आता है तो उससे किसी प्रकार की बात मत करें, और छोटी सी बात से समझ जाएं कि भाई ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे अपने एक मित्र ने कहा कि अगर वो 2-3 उसको गाली भी देनी है तो दे दो, वो कहीं रिकॉर्ड में नहीं आ रहा कि आपके ऊपर कोई वो जो है तो कोई केस करने वाला। अगर भाई हमें पता है आप कौन है, आप ठग हैं, हम नहीं बात करते, बंद कर दो। दोबारा करेगा फिर बंद कर दो, उसको ब्लॉक कर दो। वो नंबर जो है, आप नंबर को रिपोर्ट और ब्लॉक कर देंगे तो उसका उस नंबर से नहीं आएगा, दूसरे से आएगा। फिर यानी अननोन नंबर को आप उठाइए मत। आपके फैमिली में कितने लोग होंगे, जैसे अभी बता रहे थे सचिन जी कि पब्लिक के लिए एक अलग नंबर रखिए। मैं तो ये भी कहता हूं कि जो बैंकिंग की ट्रांजैक्शन करने हैं उसके लिए अलग नंबर रखिए, एक फोन को ही अलग रखिए जिससे आप बैंकिंग और नेट बैंकिंग ये सारी करते हैं। तो थोड़ी सी क्या है कि भाई अवेयरनेस की जरूरत है, प्रिकॉशन की जरूरत है, और इस प्रकार से अगर करेंगे तो बच जाएंगे। लेकिन जैसे ही अगर होता भी हो गया कुछ, मान लो गलती हो गई, तुरंत अपने बैंक को बताएं कि भाई ये मेरा जो पैसा है इसको ब्लॉक करवाएं। वो हो सकता है कि वो पैसा उसके अकाउंट में ना गया हो, अकाउंट में गया हो, अकाउंट से निकला ना हो, क्योंकि ये जो सारे साइबर ठग हैं इनका जो अकाउंट है ये अकाउंट भी चेंज करते रहते हैं, और अकाउंट भी ये रेंट पर लेते हैं। मतलब कोई अकाउंट लिया, उसमें पैसे चले गए, उसको बाद में बंद कर देता। इमीडिएट बैंक को अगर आप बताएंगे जाकर कहीं गलती होने के बाद भी, तो पैसा जो है ट्रांजैक्शन में है वो रुक सकता है, या उस बैंक जिसमें गया है बैंक उसको भी ब्लॉक करवा सकता है। तो थोड़ी सी इमीडिएट अगर गलती हो भी गई है तो गलती के बाद भी अगर एक्टिवनेस दिखाएंगे तो हम अपने आप को बचा सकते हैं। हाँ, निश्चित रूप से गणेश शंकर जी के पास आएंगे। गणेश शंकर जी, मनोस्थिति की हम बात कर रहे थे। मनोस्थिति निश्चित रूप से ऐसी मनोस्थिति ये साइबर ठग हमारे सामने पैदा कर देते हैं कि जिससे हम अपने आप को असहाय महसूस करने लगते हैं। चाहे जितने इंटेलिजेंट हो, जैसा कि तमाम ऐसे लोग भी इन साइबर ठगों के मकड़ जाल में फंसे हैं, जिससे सहज ये भरोसा नहीं होता है कि अब जैसे कि डीजीपी की घटना सामने आई, तो इस तरीके की जो जब मनोस्थिति हो तो लोगों को इससे निकलने के लिए क्या करना चाहिए? जैसा कि आपने बताया कि अभी फोन काट सकते हैं, इसके अलावा अगर इस ट्रैप में आपको लगता है आप उलझते चले जा रहे हैं, तो क्या अपने परिवार में, घर में, पुलिस को या जहां आपको लगता है वहां पर सूचना जरूर देना चाहिए? इस ट्रैप से आखिर निकलें कैसे, ताकि दूसरे से हम अपनी जो ये बात है वो शेयर कर सकें? देखिए, इसमें निकलने का तरीका यही है। सबसे पहले तरीका तो यही है कि हमें तुरंत उस लूप से निकलना है, उस कम्युनिकेशन को ब्रेक करना है। हमें अगर इस तरीके की स्ट्रेसफुल सिचुएशन में 20 मिनट से ज्यादा रखा जाएगा तो हमारा दिमाग थकना शुरू हो जाता है, और अगर थोड़ी देर और बातचीत हुई तो फिर कहीं ना कहीं बिल्कुल ही हमारा ब्रेन वॉश हो जाता है। फिर हमारा इंटेलिजेंस नहीं वर्क करता है, फिर हमारी बॉडी की, ब्रेन की मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाती है जो हमें डिफिकल्ट सिचुएशन से कहती है कैसे भी करके निकलना है, भले उसके लिए हमें पैसा देना पड़े। ठीक है, तो इमीडिएटली हमें कॉल कट करनी है। साथ में कट करने के बाद, जैसा कि अश्विनी जी ने कहा, उस नंबर को ब्लॉक करिए आप।
ठीक है, उस नंबर को ब्लॉक करिए। अगर पुलिस होगी तो करेगी, दूसरे नंबर से कॉल करेगी, घर आएगी, और भी तरीके होंगे। साथ में जो एक गलती सभी विक्टिम करते हैं, हम तुरंत फिर किसी और को फोन नहीं करते। अरे मान लीजिए हमसे कोई गलती भी हो गई, ठीक है, तो हम अपने बेस्ट फ्रेंड को तो कॉल करके बता सकते हैं किस तरीके से पुलिस, सीबीआई की कॉल आई, फलाने डिपार्टमेंट से कॉल आई पुलिस की, मुझे अरेस्ट करने की बात कर रहे हैं। सभी लोग कोई ना कोई जानकार होते हैं, एटलीस्ट उनको कॉल किया जा सकता है। यहां पर ही क्रक्स है, लोग डिस्कस नहीं करते हैं। आप सभी विक्टिम्स इंडिविजुअली इंटरव्यू लीजिए, पैसा आदमी ट्रांसफर करने में 3-3 4-4 दिन लगा रहा है, इस बीच वो किसी से डिस्कस नहीं करता, वो मन में ही रखे हुए पूरी कहानी। जैसा कि अभी किसी ने बताया, शायद भरत जी ने बताया कि बैंक गया, बैंक के ऑफिशियल ने पूछा पैसा किस लिए चाहिए, उसने कुछ नहीं बताया। उसका दिमाग पूरी तरीके से हिप्नोटाइज है, थका हुआ है, ब्रेन वॉश्ड है। तो जरूरत है अवेयरनेस की। हम लोगों के सभी के बैंक खाते में अकाउंट है, बैंक भी ईमेल अवेयरनेस के भेजेंगे या टेक्स्ट भेजेंगे तो वो भी इंग्लिश में या कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में होते हैं। सिंपल भाषा के मैसेज होने चाहिए, रीजनल लैंग्वेज के मैसेज होने चाहिए, सिंपल लाइन में कि डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड है, कॉल तुरंत काटें। ऐसा करके मेरे ख्याल से मैसेजेस होने चाहिए जिससे कि हेल्प हो सकती है। साथ में अवेयरनेस तो की है, जैसा कि जयप्रकाश जी ने कहा, अवेयरनेस ही की है। अगर सभी लोग अवेयर हो जाएं तो फिर ये फ्रॉड नहीं हो पाएगा। अब नेक्स्ट, पहले ग्रीड पे, लालच पे करते थे, आपकी 10 लाख की लॉटरी खुल गई, अब लोगों को समझ में आ गया है फ्रॉड है। अब ये फियर पे आ गए हैं, अभी नेक्स्ट लेवल पे आएंगे। अब डीप फेक आईडी से कॉल होंगे आज से 2 साल बाद। मेरी वाइफ ही हमको वीडियो कॉल पे कॉल करेगी, मैं कहीं फंस गई, तुरंत 1 लाख रुपए जरा तुरंत भेज दो। इसके पहले मैं कुछ सोच पाऊं मैं 1 लाख रुपए भेज दूंगा, क्योंकि वो वीडियो कॉल तो मेरी वाइफ की है, वो बेसिकली वो डीप फेक होगा। तो ये फ्यूचर होगा क्राइम का। तो हम लोगों को अवेयरनेस तो क्रिएट करनी पड़ेगी। निश्चित रूप से जयप्रकाश जी आपके पास आएंगे। जयप्रकाश जी, जिस तरीके से हमारे साथ जुड़े गणेश शंकर जी ने बताया कि अवेयरनेस की जरूरत है, लगातार लोग इस मकड़ जाल में फंस जाते हैं, लेकिन वो अवेयर नहीं है, इस वजह से फंस जाते हैं या ऐसी मनोस्थिति बन जाती है। लगातार बैंक के द्वारा और या तमाम ऐसी माध्यम है जिसके माध्यम से उनको जागरूक भी किया जाता है, लेकिन फिर भी लोग मकड़ जाल में फंस जाते हैं। तो क्या अवेयरनेस की जरूरत है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग भी इसमें इस ट्रैप में आसानी से फंसते नजर आ रहे हैं? देखिए, ये बात तो नो डाउट कि अवेयरनेस के अलावा इसका कोई विकल्प नहीं है। आपको जागरूक होना पड़ेगा कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्या घट रहा है, इस विषय में आपको जानकारी रखनी ही पड़ेगी। यदि आप डिजिटल स्पेस में प्रवेश कर गए हैं और आप बहुत सारे डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, डिजिटली लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं, तो डिजिटल दुनिया का काला सच क्या है वो भी आपको जानना होगा। जब उसको आप जानेंगे तो उससे बचने के उपाय भी जानेंगे, उसमें किस तरह की गतिविधियां हो रही ये भी जानेंगे। तो इस विषय में आपको जागरूक होना है। इसके लिए गवर्नमेंट एजेंसियां बार बार प्रयास कर रही हैं, बैंक प्रयास कर रहे हैं, आरबीआई प्रयास कर रहा है, सरकार प्रयास कर रही है। बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म इस तरह से गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है जहां आप तुरंत जाके सूचना देंगे तो उसका संज्ञान लिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी जो वीडियो कॉल आपको आती है, अननोन नंबर से आती है, तो आपको वीडियो कॉल अटेंड नहीं करनी चाहिए। यदि आपका कोई परिचित है, कोई खास है, तो आपको एक्टिव कॉल करेगा जो आपके कांटेक्ट लिस्ट में होगा। और इस तरह की कोई कॉल यदि आपको आ भी गई, आप चाहते हैं उसकी क्वेरी करना, तो ट्रू कॉलर से उस नंबर को जांच लेंगे। यदि वो स्कैमर होगा तो तुरंत उसमें स्कैमर आ जाएगा, फ्रॉडस्टर आ जाएगा, आप अलर्ट हो जाएंगे। जैसा कि अभी बताया गया कि पहला काम करिए, यदि आपके नहीं समझ में आ रहा तो उस कॉल को आप काट दीजिए और काट के उस नंबर को एक बार आप चेक कर लीजिए ट्रू कॉलर से, तो आपको आइडिया लग निश्चित रूप से जयप्रकाश जी आपके पास आएंगे। हमारे साथ सचिन जी जुड़े हुए हैं। सचिन जी से आखिरी टिप्पणी हम लेना चाहेंगे। सचिन जी, तमाम लोगों के ऐसे प्रोफेशन होते हैं, जैसे वकील आप देख लीजिए, पुलिसकर्मी होते हैं, तमाम ऐसे होते हैं जिनके पास तमाम ऐसी कॉलें आती हैं जो उनके परिचित नहीं होते हैं, व्यावसायिक नंबर भी हो सकते हैं। ऐसे लोगों को कैसे इस ट्रैप से बचना चाहिए, क्योंकि दिन में हजारों कॉल वो अटेंड करते हैं और इसी बीच तमाम कॉल, कुछ कॉलें ऐसी भी हो सकती हैं जिसमें वो इस तरीके से साइबर ठगों के ट्रैप में भी फंस सकते हैं। देखिए, जब भी आपके पास कोई कॉल आती है, जहां भी वो आपको डराते हैं या कोई जहां भी फाइनेंस इन्वॉल्व होता है कि आप इतना पैसा जमा कर दो, तो वहां पे आपको समझ जाना चाहिए कि वो आपको फंसाने के लिए कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं। अननोन नंबर की जैसे वीडियो कॉल आती है तो आपको बिल्कुल पिक नहीं करनी है, क्योंकि हो सकता है वो आपकी पोर्नोग्राफी वीडियो कैप्चर कर ले
जी। और अब मोबाइल पे कॉल आ रही है, बिजनेसमैन हो आप, कॉल एडवोकेट है, डॉक्टर है, कॉल तो पिक ही करेंगे। तो कॉल पिक कर लेते हो, आप बात करते हो, आपको स्टार्टिंग में मतलब जैसे गणेश सर ने भी बताया कि स्टार्टिंग में आपको समझना पड़ेगा, कहीं बात आपको नहीं करनी, वरना आपको बात करना आप स्टार्ट करेंगे, फिर वो आपको ये बताएंगे कि आपके ये ट्रांजेक्शन हुए थे, ये उनसे लिंक है, आपका मान लीजिए अगर वो पोस्ट करते हैं, अगर जो अटैकर है अगर उसको इतना पता है कि इनके 2 बच्चे हैं, वो कहीं घूमने गए हुए हैं, तो हो सकता है कि इस टाइप का ट्रैप किया जाए कि आपका बच्चा रेप केस में अरेस्ट किया गया है, तो ऐसा करके फंसाया जा सकता है। तो सबसे पहले है कि अगर वो ऐसा कुछ होता है तो आप घबराएं नहीं, पहले अपने लड़के से डायरेक्ट संपर्क करें, फोन करके, उसका फोन होगा, या आप कॉल कट कर दें, सिंपल है, आप सबसे अच्छा है कॉल कट कर दें। अगर ऐसा आपको कुछ लगता है तो पहले आप डायरेक्ट, अगर आपको लगता है उसके बाद भी आपको कॉल आई, आप बात कर लेते हो, लेकिन यहाँ भी फाइनेंस की बात है, कोई भी आपसे पैसे मांग रहा है तो सिंपली है कि आप साइबर क्राइम सेल जाइए और कंप्लेन करिए, क्योंकि आप पहले अगर आपने कोई क्राइम किया होगा तो कहीं ना कहीं आपका लोकल पुलिस स्टेशन में कोई ना कोई सूचना होगी, वहां पे जाओगे तो वो आपकी इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेंगे अगर कुछ भी आपने किया है। लेकिन आपको डरना नहीं चाहिए, जहां आप डरोगे तो कहीं ना कहीं वो आपका डरने का फायदा उठाएंगे साइबर क्रिमिनल। निश्चित रूप से हमें डरना नहीं चाहिए और अवेयरनेस की तो बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो सावधान, साइबर ठग के मायाजाल से लोगों को सावधान होना चाहिए। तमाम ऐसे हम ऐप इस्तेमाल करते हैं जिसमें अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है वो भी हम स्वतः दे देते हैं, तो निश्चित रूप से अपने जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको भी देने से बचना है। जो अननोन कॉल आती है, खासकर वीडियो कॉल, उन वीडियो कॉल को जब तक आप श्योर ना हो जाएं तब तक उन कॉल को ना उठाएं। तो इस तरीके से आप इन साइबर ठगों के मकड़ जाल से बच सकते हैं। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।